तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। इसे बताया हुआ है कि जब से सेंथिला थोड़ी बड़ी हो गई थी और अब वो अपनी माँ की मदद करने लग गई थी उनकी फील्ड्स में, यानी ऐसे फार्म्स बोल सकते हो, और फॉरेस्ट में। तब से वो ज़रा सपना देखती थी कि उसको बड़े होकर के एक पॉट मेकर बनना है, जैसे कि उसकी माँ और उसकी ग्रैंड मदर थी, यानी दोनों ही पॉट मेकर थे। लेकिन जो सेंथिला की माँ है, जिनका नाम है अर्नेल्ला, वो हमेशा ये चाहती थी कि उनकी बेटी एक वीवर यानी कपड़े बुनने वाली बने। आगे इसे बताया हुआ है कि जब कभी भी अपने घर पे अकेली रह जाती और इसके माता-पिता खेतों में काम करने चले जाते, तब सेंथिला उस दिन अप्रोच करती थी एक्सपर्ट पॉटर्स को, जो पॉट बनाते हैं, ताकि वो उनकी स्किल को सीख सकें। अब जितना भी हो, सेंथिला अभी एक छोटी बच्ची थी, तो जब भी किसी को बोलती कि उसको पॉट बनाना सीखना है, तो सबको लगता कि ये एक चाइल्डिश पैशन है, यानी बचपना है, और धीरे-धीरे जैसे ये बड़ी होगी तो ये आउटग्रो कर जाएगा, यानी ये जो इसका इंटरेस्ट है पॉट बनाने वाला, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी जब इसकी बात सुनते कि ये बोलती है मुझे पॉट बनाना सीखना है, तो बहुत दिलचस्पी से इसको देखते थे। सेंथिला का ये जो अपना फैसिनेशन था पॉट बनाने को लेकर के, यानी इंटरेस्ट जो था, इसके बारे में उसने घर में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि एक रात उसने अपने माता-पिता की बात सुन ली थी। उसकी माँ ये कंप्लेन करती है कि सेंथिला वीविंग को लेकर के बहुत ही इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस मतलब कि उसको वीविंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। और उसकी माँ कहती है कि मैं उसको पॉट बनाना नहीं सिखाऊँगी, क्योंकि ना ही इसमें कुछ मज़ा है पॉट बनाने में, और इसमें बहुत कम पिटेंस पिटेंस मतलब घड़े बनाने में बहुत कम पैसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी भी होती है। जैसे वो बताती हैं कि एक तो पहले रिवर बैंक जाना पड़ता है। रिवर बैंक जाकर के देखना पड़ता है कि ग्रे और रेड क्ले कहाँ पर है, जिससे कि पॉट बनाया जा सके। घर से रिवर बैंक की दूरी है 16 किलोमीटर, यानी हमेशा 16 किलोमीटर जाना-आना। वो बोलती है कि एक तो वहाँ पे पहुँचने के लिए भी अलग से एक सील ड्रॉप को क्लाइंब करना पड़ता है, यानी बहुत खाई जैसी है, स्टीप है वहाँ पे जगह, तो उसको क्लाइंब नीचे करके जाना पड़ता है। और फिर आते वक़्त जब आप बहुत सारा सामान रखे रहते हो अपने पीठ पर, तो फिर उसी स्टीप को ऊपर चढ़ाई करके आना पड़ता है, यानी बहुत मुश्किल हो जाता है, और पूरा यहाँ घर तक चल करके आना पड़ता है। घर आने के बाद वो जो क्ले लेकर के वो आई रहती हैं, उसको एक बैम्बू सिलेंडर में डाल के पाउंडिंग करना होता है। पाउंडिंग मतलब पीटना पड़ता है बहुत ज़ोर-ज़ोर से। इससे जो क्ले है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अब बार-बार पीटने से इंसान थक जाता है, वे बताते हैं कि बहुत थकाऊ काम है। ऊपर से कभी मान लो वो क्ले उस बैम्बू सिलेंडर में से गिर गया, तो वापस उसको डालो और वापस से पीटो, यानी बहुत थका देने वाला काम है। वो कहती हैं कि महीने लग जाते हैं पॉट्स का एक बैच निकालने में, यानी कुछ घड़े बनाने में कितने महीने कितने वक्त लग जाता है। और बोलती हैं आगे कि इतनी मेहनत करने के बाद इसका रिवॉर्ड क्या होता है? बस कुछ रुपए। इसलिए वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सेंथिला सीखे वीविंग करना, यानी कपड़े बुनना, ताकि वीविंग में पैसे भी ज़्यादा हैं घड़े बनाने से, और ऊपर से वो हमारे घर में जो फैमिली हमारी, उसके लिए वो कपड़े हमें बुन करके दे पाएगी, यानी प्रोवाइड करा पाएगी। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है वीविंग का कि वो इतना परेशान करने वाला नहीं है जैसे कि पॉट मेकिंग में होता है, और आप इस काम को घर में कर सकते हो पूरे सीज़न, यानी कहीं आना-जाना, कोई अलग से मेहनत नहीं। ऊपर से अगर कोई आदमी एक शॉल को बुनता है, तो उसमें एक तो वक़्त कम लगता है, ऊपर से जो रिटर्न है बहुत हैंडसम है। हैंडसम यहाँ पे बोला गया है पैसे को लेकर, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न है, तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे सेंथिला की माँ ने जो भी वीविंग के बारे में बताया है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। अब कहानी के आगे बढ़ते हैं। कहानी बताया हुआ है कि सेंथिला, यानी वो छोटी बच्ची, अभी भी जाती थी पॉटर्स को देखने कि वो कैसे काम करते हैं। वो जाकर के देखती कि पॉटर्स क्या करते हैं, पहले तो पानी मिलाते हैं क्ले में, फिर उसको पाउंड करते हैं, यानी बार-बार उसको पीटते हैं ताकि वो थोड़ा नाजुक हो जाए। फिर लेफ्ट हैंड में उस सॉफ्ट क्ले को लेकर के बहुत ही डेफ्टली, यानी कि स्किलफुली वो रोटेट करती इस व्हील पर। इस व्हील पर रोटेट करते हुए राइट हैंड में रखती वो एक स्पैटुला। स्पैटुला एक ऐसा टूल है जिससे कि वो उस क्ले से जैसे स्पॉट का शेप देते हैं। स्पैटुला से वो धीरे-धीरे राइट हैंड से टैप करते, यानी मारते उस क्ले पर, और ये जो आवाज़ आता था, ये सेंथिला के लिए म्यूज़िक जैसा था कानों में। वो देखती है कि थोड़ी देर बाद इसी को प्रोसेस को करते-करते उस शेपलेस लंप में से, यानी क्ले से, एक आँखों के सामने अच्छा-सा पॉट बनता हुआ तैयार होता दिखता। फिर 2-3 दिन बाद उस पॉट को एक फाइनल टच दिया जाता, यानी कि जो उसका शेप हो गया, वो कंसिस्टेंसी चेक करना कि वो खराब तो नहीं है, सब कुछ चेक किया जाता उसका। उसके बाद ही जो बेस्ट पॉट हुआ करते थे, उनको धूप में रखने के लिए ले जाया जाता था। वहाँ पे थोड़ा जब ड्राई हो जाता है तो उनको लेके जाता था क्लीन में। क्लीन यानी भट्टी, भट्टी में ड्राइड बैम्बू और हे यानी भूसा रहता था, उसको रख कर के आग लगाया जाता, और जो उसका ये फायरिंग था, आग था, इसको कंट्रोल किया जाता कि कहीं आग ज़्यादा या कम ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा या कम होगा तो इससे पूरा जो एंटायर बैच है पॉट का, यानी जो भी 5 या 10 पॉट को वो वहाँ पे रखे हुए गर्म करने के लिए, वह खराब हो जाता। यहाँ पे हमने जो ये पूरा पॉट मेकिंग का प्रोसेस देखा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह बात कि सेंथिला अलग-अलग पॉटर्स को विजिट करती है, ये बात अर्नेला यानी सेंथिला की माँ को पता था, लेकिन वो प्रिटेंड कर रही थी इग्नोरेंट होने का, यानी जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। दोपहर के वक्त में सेंथिला हमेशा अपने घर जल्दी लौट आया करती थी, ताकि उसकी माँ जब फील्ड से वापस आए तो वो घर पर ही रहे, यानी उनको कोई शक ना हो कि ये कहीं गई थी। अब जो सेंथिला विजिट करती थी अलग-अलग पॉटर्स को, तो यह बात अब गाँव का गॉसिप यानी चर्चा का बात बन गया। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब सेंथिला को इतना इंटरेस्ट है पॉट मेकिंग में, तो सेंथिला की माँ, जो कि खुद भी पॉट मेकर है, तो वो आखिर क्यों नहीं सिखा रही है सेंथिला को पॉट बनाना। अब लोग परेशान थे कि कहीं ये भी बाकी पॉट मेकर्स की तरह फॉलोड सूट ना कर ले। फॉलोड सूट मतलब उनकी तरह ये भी ना कर दे। अब हुआ क्या था, उस समय जैसा पॉट मेकर्स देखते थे कि उन्हें मेहनत ज़्यादा था और पैसा कम था, तो अपने बच्चे को किसी और लाइन में भेज देते कि तुम वीविंग कर लो या फिर फार्मिंग कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन पॉट बनाने वाला काम मत करो। तो इनका ऐसा उस समय परेशानी था कि जो एक्सपर्ट पॉट बनाने वाले हैं, अगर वो अपने बेटी को किसी और लाइन में भेज देते हैं, तो उनकी जगह कौन लेगा। अब इसी पर एक दिन सेंथिला के फादर मेसोबा को समन किया जाता है विलेज काउंसिल के द्वारा, और उनसे पूछा जाता है कि सेंथिला की माँ आखिर उसे क्यों नहीं सिखाना चाहती है पॉट बनाना। तो मेसोबा यानी सेंथिला के फादर बोलते हैं एकदम हम्बल टोन में कि देखिए अंकल और एल्डर ब्रदर, कभी भी
अरिनला यानी सेंथिला की माँ ने ये नहीं बोला है कि वो अपनी बेटी को पॉट बनाना नहीं सिखाएंगी। वो तो अभी इसे नहीं सिखा पा रही है क्योंकि उसको कुछ ऐसा इलनेस या बीमारी है, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद वो अपनी बेटी को सिखाएगी। फिर लास्ट में कहते हैं कि आप लोग कुछ ही वक्त बाद देखोगे कि वो इस गाँव में सबसे बेस्ट पॉट बनाएगी। अब मैसूबा के इस एक्सप्रेशन को सुनने के बाद एल्डर डिसाइड करते हैं कि वो मैसूबा को जाने देंगे, लेकिन वो सावधानी ऐसे बोलते हैं कि देखो याद रखो, जा करके अरिनला को ये बताओ कि ये उसका ड्यूटी है कि अपनी बेटी को अपना स्किल सिखाए, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन यह दिया जाना चाहिए, हैंड ओवर या हैंड डाउन किया जाना चाहिए। इसके बाद गाँव वाले ये बोलते हैं कि ऐसे स्किल जैसे कि पॉट मेकिंग हो गया, ये सिर्फ इंसान की ज़रूरत को पूरा नहीं करते हैं, बल्कि ये सिंबलाइज़ करते हैं ट्रेडिशन और हिस्ट्री ऑफ पीपल को, और इस वजह से ये किसी एक इंडिविजुअल को बिलॉन्ग नहीं करते हैं। इसका कहने का सिंपल सा अर्थ है कि गाँव में देखा आता है कि जैसे कि कुछ स्किल वाले काम हो गए, जैसे कि कपड़े बुनना या घड़े बनाना, मैं 2 एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। तो गाँव में ये चलता आ रहा है कि अगर किसी का बेटा कपड़े बुन रहा है या घड़े बना रहा है, तो उसका जो पूरा फैमिली है वही काम करता हुआ आ रहा होता है। यानी एक ट्रेडिशन दिखा रहा होता है कि इसकी जो फैमिली है, वो यही काम करते आ रही है। और इसी से आप बोल सकते हो कि एक पीपल की हिस्ट्री को दिखाया जाता है। तो इसलिए गाँव वाले कहते हैं कि ये एक परंपरा और एक इतिहास है, और इस वजह से ये जो परंपरा है इसे पूरे गाँव को जोड़ के बोलते हैं कि ये पूरा गाँव में चलता हुआ है। इसलिए तुम ऐसा नहीं कि तुम अकेले डिसीजन लोगे, तुम ये काम नहीं करोगे और दूसरा काम करोगे। वो बोलते हैं कि इतिहास को, इस परंपरा को फॉलो करने के लिए, और इस वजह से बोलते हैं कि ये तुम्हारा खुद का अकेला का डिसीजन नहीं है, ये पूरे गाँव को तुम्हें देखकर चलना होगा। तो ऐसा गाँव का मतलब सोच था, मुझे पता है कुछ में को खराब लगा होगा, बट ऐसा गाँव में एक्चुअल में होता आ रहा है और बहुत जगह होता भी है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए वो बोल देते हैं एकदम वार्निंग देते हुए कि तुम ऑब्लाइज्ड हो, यानी तुमको करना ही है अपने स्किल को पास अपने बेटे को, और सिर्फ अपने बेटे को नहीं, अगर कोई और इंसान भी तुमसे सीखना चाह रहा है, इंटरेस्टेड है, तो तुमको उस स्किल को दूसरे इंसान को ही पास करना होगा, यानी तुम्हारा ये कर्तव्य है ऐसा करना। अब मैं सुबह ये पूरी बात सुन के अपने घर चला जाता है, अपनी वाइफ से पूरा बात डिस्कस करता है। यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है, और याद रखना ये जो गाँव वालों ने जो भी बात कहा है मैं सुबह को, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जिस लाइन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब ये पूरा होने के अगले साल बाद सेंथिला की माँ उसको लेकर जाती है रिवर बैंक, जहाँ पर मिलता था ग्रे और रेड क्ले। वो बताती है सेंथिला को, देखो डाउ यानी एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे डिक किया था, उसे कैसे क्ले को डिक किया जाए, उसको उठा करके बास्केट में रखना है, भिगाना है बैम्बू सिलेंडर में डालने से पहले, यानी अच्छे से भिगा दो, फिर उसको बैम्बू सिलेंडर में डालो राइट प्रोपोर्शन में यानी अमाउंट में, उसके बाद उसको पाउंड करो यानी बीट करो। सेंथिला एक क्विक लर्नर थी, यानी वो बहुत जल्दी सीख जाती है कैसे क्ले को मेलेबल डफ में चेंज करना है। मेलेबल मतलब कि वही उसको क्ले को सॉफ्ट कैसे करना है बिना ब्रेक और क्रैकिंग लाए। उसके बाद जब वो ट्राई कर रही होती है अपने हाथ से उस लंप यानी उस क्ले के ढेले को पॉट में बदलने के लिए, तब वो सही से लंप को पकड़ भी नहीं पाती है, यानी वो हैंडल नहीं कर पा रही होती है उस क्ले के लंप को। जो उसकी माँ है वो एक कॉर्नर में बैठ जाती है और अपनी बेटी को देखती है कि बेटी इसकी ट्राई ट्राई किए जा रही है। सेंथिला उस समय अपने सिर को ऐसे नीचे झुका करके सीम और फ्रस्ट्रेशन से काम कर रही होती है, यानी शर्म आ रहा होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही होती है। सेंथिला की माँ फिर बोलती है रुको मैं करके दिखाती हूँ। वो लेती हैं और उस लंप को, उस ढेले को एक ब्यूटीफुल पॉट में ट्रांसफॉर्म करती है, यानी चेंज कर देती है। और ये जो सेशन था, यानी डेली डेली लगभग सेंथिला की माँ 1 साल तक सेंथिला को सिखाने की कोशिश करती, बट सेंथिला कुछ भी नहीं सीख पा रही थी अपनी माँ से। और ऊपर जस्ट लिखा था सेंथिला क्विक लर्नर है, और यहाँ पर अब लिख रहा है कि वो 1 साल तक में कुछ सीख नहीं पाई। तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है बात में, बट ऐसा मान के चलो कि बुक में जो दिया है वही। अब अगले साल यानी पूरा साल बीत जाता है, लेकिन सेंथिला कुछ सीख नहीं पाती है। तो सेंथिला पूरी मैच्योर हो गई थी, यानी बड़ी लड़की बन गई थी। तो इनके गांव का कस्टम था, एक रिवाज था कि जब बेटी बड़ी हो जाए तो उसे कुछ रात तक गर्ल्स के डॉर्मेट्रीज यानी कि जो हॉस्टल वगैरह यहाँ पे और भी लड़कियां रहती हैं उनके साथ रखा जाता था। और उसको सुपरवाइज यानी डॉर्मेट्रीज को जो सुपरवाइज करती थी वो थी एक काइंड मिडल एज्ड, यानी ज़्यादा उनका उम्र भी नहीं था, विडो थी, वो एक अनाथ औरत थी, जिनको लड़कियां ओनुला यानी आंटी बोल करके बुलाती थी। अब ये जो ओनुला है ये जान रही होती है, इसने सुना हुआ रहता है सेंथिला की फैमिली के डिस्कॉर्ड को, डिस्कॉर्ड मतलब कॉन्फ्लिक्ट को, यानी वो जान रही होती है कि सेंथिला की फैमिली में क्या चल रहा था। वो देखती है कि सेंथिला चाहती है, उसको पसंद है, इंटरेस्ट है पॉट बनाना, बट साल भर के बाद ही वो पॉट बनाना नहीं सीख पाई और भी कुछ बात है। तो वो डिसाइड कर जाती है, रिसॉल्व यानी डिटरमाइन जाती है, दृढ़ निश्चय ऐसा कर लेती है कि वो जितना हो सके उस वे में हेल्प करेंगी सेंथिला की। तो एक शाम सेंथिला को छोड़कर के बाकी सारी लड़की गई थी अटेंड करने म्यूजिकल इवनिंग, यानी कि गाना वगैरह का कुछ होगा कॉन्सर्ट टाइप का। तो ओनुला देखते हुए सेंथिला अकेले थे और वो कुछ क्ले को निकालती है, बास्केट में से क्वाइटली आराम से इम्प्लीमेंट्स यानी टूल्स को निकालती है। फिर वो अपना क्लमजी एफर्ट करती है बनाने का, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा टेंस रहती है। अब क्लमजी एफर्ट यानी कि जैसे तैसे वो बनाना चाह रही होती है कि उस क्ले से पॉट बन जाए, बट पॉट नहीं बन पाता। उसका एक रीज़न है, याद रखिए इस चीज़ को, क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि वो उसमें बहुत ही टेंस यानी परेशान थी। टेंस होने का वजह समझ सकते हो, क्योंकि एक तो उसको पॉट बनाने में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी साल भर तक उसकी माँ ने सिखाया तो वो सीख नहीं पाई, तो इस वजह से उसको कुछ परेशानी अंदर से थी। और इस टेंस की वजह से, परेशानी की वजह से, जब भी वो बना रही थी क्ले से पॉट, तो ऐसा था कि क्ले जो है वो अनविलिंग था, अनेबल था कि वो एक पॉट वाले शेप में आ पाए, यानी वो बन ही नहीं पा रहा था उससे सही से पॉट। फिर जब सेंथिला वियरली यानी थक जाती है तो जो उसके हाथ में लंप होता है वो धरती पर गिर जाता है। उनुला उसके पास जाकर के बोलती है कि चिंता मत करो लिटो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि परफेक्ट पॉट कैसे बनाते हैं।
तो यहाँ तक हमने ओनुला के बारे में देखा, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ओनुला एक थॉटफुल और जेनरस पर्सन है। थॉटफुल क्यों? क्योंकि वो परेशानी जान रहे थे कि क्या परेशानी है इसको, और वो जेनरस थे, यानी हेल्प करना चाह रहे थे जिस तरीके से हो सके। तो याद रखिएगा, इससे पता चल रहा है कि ओनुला एक थॉटफुल और जेनरस पर्सन है। कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ओनुला पॉट बनाना शुरू करती है और सेंथिला देखती है अमेजमेंट के साथ कि ओनुला एक बहुत ही सुंदर पॉट बना देती है। उसके बाद ओनुला बोलती है कि जाओ तुम भी ट्राई करो। अब सेंथिला वापस से क्ले का लंप लेती है, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, जैसे मानो उसका कभी उतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं। वो वापस से स्टार्ट करती है, ट्राई करती रहती है जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसको ओनुला के द्वारा। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर पॉट बना देती है। जैसे ही पॉट सुंदर सा बन जाता है, वहां पर बैठ करके अपने उस बने हुए पॉट को एडमायर कर रही होती है। नहीं होता ना कि यार मेरे से इतना अच्छा पॉट बन गया। लेकिन इसी बीच ओनुला कहती है कि पॉट का माउथ गलत है, यानी ऊपरी हिस्सा। सेंथिला अब ओनुला की तरफ फ्रस्ट्रेशन देती है। ओनुला इस मैटर में बोलती है कि अगली बार जब तुम माँ के साथ काम करना ना, तो देखना कि वो माउथ को, पॉट के माउथ को किस तरीके से सेव करती हैं, और जो कि तुम्हें क्विक लर्नर हो तो तुम जल्दी सीख जाओगे। अब अगली बार सेंथिला जब अपने माँ के साथ बैठती है, तो देखती है कि उसकी माँ घड़े का जो हेड है वो कैसे बना रही है। उसकी माँ ने लेफ्ट हैंड में स्पैटुला यानी वो टूल पकड़ा हुआ था, और उस समय सेंथिला देखती है कैसे उसकी माँ ने एकदम रिलैक्स होकर के एक इलोंगेटेड डफ यानी कि क्ले लिया, उसको उस पॉट के ऊपरी हिस्से पर लगाया जिससे बनाना था उस पॉट का हेड। उसको बनाया, उसको जो रिम है यानी किनारा है उसको अच्छे से बना, और एक अच्छा सा पॉट जो है बनके तैयार हो गया था। अब उस समय था ब्राइट सनी डे, यानी धूप अच्छी निकली हुई थी। सेंथिला की माँ से कहती है कि तुम जितने पॉट हो सके उतने पॉट बनाओ, क्योंकि अब सनशाइन के डे कुछ कम बचे, यानी मौसम चेंज होने वाला था, और बाकी दिनों से थोड़ा पहले ही ये जो चले जाते हैं छांव में बैठ करके पॉट बनाने के लिए। सेंथिला की माँ हमेशा की तरह बहुत तेजी में पॉट बना लेती है, लेकिन इस बार सेंथिला से वो पूछती है, सेंथिला क्या तुम टेक ओवर कर सकते हो, यानी क्या तुम बाकी जो और पॉट्स है वो खुद से ही बना सकते हो, क्योंकि मेरे सिर में और बैक में पेन हो रहा है। तो सेंथिला से वो बोलती है कि तुम ही काम करो, आगे के पॉट से वो बना दो। अब यहाँ पर सेंथिला थोड़ा सरप्राइज जाती है, क्योंकि एक तो उसको सही से बनाने भी आ नहीं रहा था, तो उसको लगता है क्या पता उससे सही से बनेगा कि नहीं। अब देखो पहले क्या था कि लेफ्ट हैंड से वो क्ले को पकड़ नहीं पाते थे सही से, लेकिन इस बार जब वो काम करना स्टार्ट करती है तो बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ वो लेफ्ट हैंड से क्ले को पकड़ती है, और देखते देखते उसका जो घड़ा है वो तैयार भी हो जाता है। फिर वो एकदम से दूसरे घड़े बनाना स्टार्ट कर देती है, एकदम स्प्रिंटर की तरह, यानी एक खत्म हुआ दूसरे पे कहीं, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, एक मोमेंटम बन गया हुआ था। वो पॉट पे पॉट एकदम स्पीड से बनाते जाती है। वो जो टेक्सचरिटी था, यानी वो जो स्किल था, वो उसकी माँ की तरह उसको लगा कि उसकी माँ में जो उसने स्किल देखा था सेम स्किल उसको अपने अंदर महसूस होता है। उसके बाद वो पॉट पे पॉट बनाती है, और बाद में एकदम से ध्यान देती है कि उसकी माँ ने जो टैली यानी जितने पॉट्स बनाए थे उसमें से सिर्फ एक कम पॉट इसने बनाया था। और फोटो में जैसा आप देख सकते हैं उसकी माँ ने 5 पॉट बनाए हैं, लेकिन इसने सिर्फ 4 पॉट बनाए। तो याद रखिएगा एक कम पॉट इसने बनाया था। अभी बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो सोचती है घर में जाकर के अपने माँ के साथ ही लंच करेगी। लेकिन घर के अंदर जैसे ही एंट्रेंस पे वो जाती है, वो देखती है कि उसकी माँ धरती पर नीचे गिरी हुई थी, और वो उस समय सांस नहीं ले रही थी। सेंथिला दौड़ करके भागती है गांव के कॉमन एरिया में, यानी ये बोल सकते हो जहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं, और जाकर के चिल्लाती है हेल्प के लिए। विलेजर्स घर में आते हैं, और कुछ लोग जाते हैं सेंथिला के फादर मैसूबा को बुलाने के लिए। वहां पे देखते हैं कि जो इसकी माँ थी वो मर चुकी रहती है, और इसकी माँ को हम जैसे जानते हैं कि वो पहले से बहुत इल थी, जैसा मैसूबा ने पहले बताया था, शायद इसी वजह से उमर गई रहती है। तो जब अगले दिन उसकी बॉडी को उसकी माँ के ले जाया जाता है, तो सेंथिला पीछे दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आती है और कहती है एक लाइन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती है, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी। वो कहती है, माँ मुझे नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, वो मुझे अपने आप मिल गया, और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पे वो बात कर रही है उसकी माँ के स्किल की, क्योंकि जस्ट हमने देखा कि घड़ा बनाते हुए सेंथिला जब कुछ घड़ा बना लेती है तो उसको ऐसा फील आता है जैसे मानो उसकी माँ जिस स्किल से वो घड़ा बनाती थी वो स्किल इसके अंदर। सेंथिला पीछे दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आती है और कहती है एक लाइन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती है, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी। वो कहती है, माँ मुझे नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, वो मुझे अपने आप मिल गया, और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पे वो बात कर रही है उसकी माँ के स्किल की, क्योंकि जस्ट हमने देखा कि घड़ा बनाते हुए सेंथिला जब कुछ घड़ा बना लेती है तो उसको ऐसा फील आता है जैसे मानो उसकी माँ जिस स्किल से वो घड़ा बनाती थी वो स्किल इसके अंदर आ गया हो। तो उसको क्या लगता है ना कि वो जो स्किल उसकी माँ के इसके अंदर आया, वो जब उसकी माँ मर गई है तब उसके अंदर आया, क्योंकि इतने साल से वो ट्राई कर रही थी बट उसको सही से घड़ा बनाना नहीं आ रहा था। इसलिए वो बोलती है कि माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा नहीं था कि मैं घड़ा बनाने का जो स्किल है जो मुझे मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, यानी आपके मरने के बाद वो मुझे मिलेगा। तो बोल रही थी कि मुझे पता नहीं था ऐसे मिलने वाला है, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। तो देखो हम लोग जानते हैं कि सेंथिला ने बहुत मेहनत किया था, बट कितना भी है सेंथिला एक छोटी बच्ची थी, तो उसको बस ऐसा लगा कि कहीं उसकी माँ का स्किल ऐसे ट्रांसफर तो नहीं हुआ उसके माँ के मरने के बाद। तो ऐसा बोल सकते बच्ची थी तो ऐसा सोच रही थी। अब आगे बताया हुआ है कि जब इसने ऐसा लाइन बोला था तो बाकी गांव वाले कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन हाँ जो ओनुला थी वो समझ गई थी। ओनुला इंट्यूटिवली यानी कि अपने फीलिंग्स के बेस पर इतना समझ चुकी थी कि जरूर कुछ मोमेंटियस यानी कुछ बड़ा हुआ है। इसलिए जब वो वापस जा रही होती है, वो पूरा काम हो जाता है, तो ओनुला नोटिस करती है कि जहाँ पे सेंथिला और उसकी माँ काम करती थी जिस वर्क शेड में, उसका गेट खुला रहता है,
और इस वजह से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो अंदर घुस जाती है। लेकिन जैसे वो अंदर घुसती है, वो एकदम से एक ही जगह पर स्थिर हो जाती है, खड़े हो जाती है। क्योंकि वो देखती है कि 2 रो जो है पॉट्स के जो न्यूली मेड थे वो बने हुए थे और साइड बाय साइड रखे हुए थे। जिसमें से हम जानते हैं कि 4 सेंथिला और 5 सेंथिला की माँ ने बनाया हुआ था। लेकिन ओनुला को समझ नहीं आता है कि दोनों जो बैच है, यानी जो 4 और 5 वहाँ पे घड़े रखे हुए हैं, उसमें से कौन किसने बनाया है। उसे तो ये पता चल चुका था कि कोई अकेला इंसान इसको नहीं बनाया है। उसे इतना पता था कि सेंथिला और उसकी माँ ने मिल करके ये बनाया है। बट जो चीज़ ये समझ नहीं पा रही थी वो ये था कि सेंथिला और उसकी माँ दोनों का घड़ा लगभग सेम था। यानी दोनों का स्किल सेम ही दिख रहा था। अब वहाँ पर वो खड़े होकर के उस पूरे फिनोमिना को, यानी इंसिडेंट जो था अनयूजुअल, उसको समझने की कोशिश कर रही होती हैं। अब ये अनयूजुअल फिनोमिना जो था, इसके ऊपर क्वेश्चन है बुक में, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप सीक्वेंस में देखो तो सेंथिला को पहले सही से घड़ा बनाना नहीं आ रहा था। अब अचानक से वो एक दिन अपनी माँ को देखती है घड़ा बनाते हुए कि वो कैसे वो घड़े का हेड बना रही है, और वो उसी दिन अपनी माँ की तरह एकदम सेम, मानो सेम स्किल के साथ वो घड़ा बना देती है। तो यहाँ पे उर्मिला के दिमाग में आता है कि कल तक इसको घड़ा सही से अच्छे से हेड बनाना नहीं आ रहा था। अब उसकी माँ और सेंथिला दोनों का जो घड़ा है वो बिल्कुल सेम दिख रहा है, जैसे कि मानो सेम स्किल के आदमी ने उसे बनाया हो। फिर वो देखती है कि उसकी माँ कैसे मर गई थी, और उसके बाद उसने जो बात बोला था अपनी माँ के सामने जाकर के, तो उसको सिर्फ मानो वो समझने की कोशिश कर रही थी कि फिनोमिना हुआ क्या है। तो ये था इस लाइन का मतलब। आगे बताया हुआ है कि वो उस प्लेस ऑफ वंडर, यानी आश्चर्य वाले जगह से अब धीरे से चली जाती हैं। वो उसमें कंसिडर करती हैं, ऐसा समझ रही होती है, बिलीव कर रही होती हैं कि जो भी उन्होंने वहाँ पे विटनेस किया, जो उन्होंने देखा था कि जो घड़े थे वहाँ पर जो आमने-सामने रखे हुए थे, परफेक्ट सिमेट्री में थे, सेम टू सेम दिख रहे थे। तो उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने विटनेस किया वो एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन था, यानी मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था, और वो इस चीज़ का कि एक नया पॉट मेकर अब बॉर्न हो चुका है।